भारत में G20 सम्मेलन के अंतर्गत B20 सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 अगस्त के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन यानी 27 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। ये जो सम्मेलन चल रहा था नई दिल्ली में 3 दिनों तक चला। यहाँ पर 55 देशों के 1500 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। G20 जो कि एक वैश्विक मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन है। इसका शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में होना है। चूंकि इस बार का जो सम्मेलन है उसका अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। तो B20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो B20 का जो अध्यक्षता है, अब चूंकि भारत में ही हो रहा है, तो भारत ने एक अहम कारोबारी हस्ती को इसका चेयर नियुक्त किया है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। ये जो B20 का सम्मेलन हुआ, आपने वीडियोस फोटोज वगैरह देखा ही होगा। बहुत सारा चेयर्स लगा हुआ था, बहुत सारे राउंड टेबल लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो रहा था, दुनिया भर के बिजनेसमैन आए हुए थे, यहाँ पर आइडियाज को एक्सचेंज किया जा रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरीके से व्यापार को इम्प्रूव किया जाए। हमारे देश के भी बहुत सारी कारोबारी हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हुई थी। B20 के दौरान जो नज़ारा दिखा, यानी व्यापारिक समूहों का जो मीटिंग हुआ, ऐसा नज़ारा प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क का शासनकाल प्रथम सदी ईस्वी में था। उत्तर भारत के क्षेत्र में कनिष्क का शासन था। कनिष्क की शासन की तो वैसे बहुत सारी विशेषताएं थी। उत्तर भारत का चहुमुखी विकास हुआ था क्योंकि उसने व्यापार पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। जो सिल्क रूट था, जिसके माध्यम से चाइना का रेशम दुनिया के अन्य हिस्सों में जा रहा था, भारत आ रहा था, उस पर कनिष्क का अधिकार था। सिल्क रूट से जुड़े हुए व्यापारी संघों यानी श्रेणियों का मीटिंग कनिष्क इसलिए करवाते थे ताकि आम लोगों को, जो आम कंज्यूमर हैं, आम उपभोक्ता है, उनको सही कीमत पर सिल्क की बनी हुई वस्तुएं मिल सके, साथ ही साथ उनके साम्राज्य में समृद्धि आ सके। उनका ये भी सोच रहता था इस मीटिंग के दौरान कि ज्यादा से ज्यादा आम लोग भी व्यापार में हिस्सेदारी करें। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का ये जो भाषण रहा, यहाँ पर जो मीटिंग वगैरह हुआ, उसका भी एक मोटो कम से कम ये भी है कि आम भारतीय लोग भी व्यापार से जुड़े, क्योंकि भविष्य में अगर समृद्धि चाहिए तो व्यापार से जुड़ना ही होगा, व्यवसाय से जुड़ना ही होगा। ये प्राचीन काल में भी सही था, वर्तमान में भी सही है और भविष्य में भी इसी कॉन्सेप्ट से सफलता पाया जा सकता है। B20 के इस सम्मेलन के दौरान भारत ने अपने वृद्धि गाथा को, अपने विजन को भी प्रदर्शित किया कि किस तरीके से भारत डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, किस तरीके से भारत स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्टार्टअप पे काम कर रहा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। अगर G20 के सम्मेलनों की बात किया जाए तो इसका शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में होना है, यानी सिर्फ 2 दिन। लेकिन बाकी सम्मेलनों की बात किया जाए जो G20 के बैनर के तले हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। जैसे कि पर्यटन स्तर का जो सम्मेलन है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है, जबकि कल्चरल यानी सांस्कृतिक स्तर का जो सम्मेलन है वो वाराणसी में हुआ है। अगर ओवरऑल शहरों की बात किया जाए तो G20 के जो सम्मेलन है भारत के 50 शहरों में अभी तक आयोजित हुए हैं, यानी कि आयोजन में भी लोकतांत्रिकरण को देखा जा सकता है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है सरकार को चुनने में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी। तो यहाँ पर सरकार की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 का जो आयोजन है कई शहरों में हुआ है, यानी कि विविधीकरण दिख रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को यहाँ भागीदार बनाया गया है, यानी आयोजन में लोकतांत्रिकरण देखा जा सकता है। B20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कंज्यूमर डे के बदला कंज्यूमर केयर पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी व्यापारिक वर्ग को इस तरीके से एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि जो उत्पादक है, यानी जो व्यापारिक वर्ग है, वो बाजार में वस्तुओं को कम कीमत पर और साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराए। बाजार में जाकर वस्तुओं को खरीदने वाला जो एक आम कंज्यूमर है उसको वस्तुएं कम कीमत पर मिल सके, क्योंकि बाजार में जो ज्यादातर लोग हैं, चाहे एक लोकल बाजार हो या वैश्विक स्तर की बाजार की बात किया जाए, ज्यादातर लोगों का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो वैसे में मानव कल्याण के सोच के साथ अब वस्तुओं के उत्पादन करने की आवश्यकता है। अगर प्राचीन भारत में देखा जाए, जैसे कि सम्राट अशोक के शासनकाल की बात किया जाए, तो सम्राट अशोक के द्वारा व्यापारियों की सहूलियत के लिए पक्के मार्गों का निर्माण किया गया था, जगह जगह पर धर्मशालाओं का निर्माण किया गया था, कुओं का निर्माण किया गया था। अब चूंकि प्राचीन काल में जो लंबी यात्राएं थी वो सामान्यतः व्यापारियों के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि
आम लोग लंबी यात्राएं करते नहीं थे। चूंकि सम्राट के द्वारा व्यापारियों को तो सहूलियत दिया ही जा रहा था, साथ ही साथ व्यापारियों को यह निर्देश भी था कि आपको जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करना है। तो प्राचीन भारत में जो कॉन्सेप्ट था, जो सिस्टम था, उसको वर्तमान समय में भी पूरे विश्व में लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए और विशेष तौर पर अगर पश्चिमी देशों की बात किया जाए, चूंकि वो पूंजीवादी मॉडल पर आधारित हैं, बाजार आधारित नियमों पर उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, तो ऐसे में उनका मकसद मुख्यतः यही होता है कि उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, दुनिया भर में अपने उत्पादों के लिए नए नए बाजारों को खोजना। मानव कल्याण की भावना शायद ही उनमें होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है पूरे वैश्विक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है और वर्तमान समय में चाहे वो G20 का मंच हो या जो भी वैश्विक मंच हो, उसके माध्यम से मानव कल्याण पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अपने संबोधन में एक बात भी बोला, वन अर्थ वन फैमिली। अगर पूरे धरती को एक फैमिली की तरह देखा जाए, प्राचीन भारत में ये कॉन्सेप्ट भी रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही अपना परिवार है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर हैं, खास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्री हैं या जो भी विकासशील देश जो विकास की मुख्य धारा में अब सामने आ रहे हैं, वो मानव कल्याण की भावना से अगर काम नहीं करेंगे तो वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर रेज का कॉन्सेप्ट भी दिया, RAISE। रेज का फुल फॉर्म हुआ रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। RAISE में जो आई है इसका मतलब इंक्लूसिव हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, वो है इनोवेशन। अब चलिए पूरा डिटेल से समझते हैं RAISE का मतलब। R का फुल फॉर्म हुआ रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी। अगर हमारे देश भारत की बात किया जाए तो हमारे देश भारत ने अपना जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसका एक एग्जाम्पल है कोविड-19 महामारी का दौर। भारत के द्वारा 150 से भी ज़्यादा देशों को दवा और वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। भारत ने ये जो जिम्मेदारी निभाया, उसके पीछे मूल कारण क्या था? उसके पीछे मूल कारण था मानव कल्याण का वैश्विक सोच। भारत का सोच यही रहा है कि करोड़ों लोगों की जानों को बचाया जा सके, चाहे वो लोग भारत के हो या दुनिया के किसी भी कोने का। प्रधानमंत्री जी इस एग्जाम्पल के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रहे थे भारत या दुनिया भर के जो भी व्यापारिक वर्ग वहां पर इकट्ठे थे कि आप भी मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करें। दुनिया के दूसरे देशों को सिर्फ बाजार ना समझे। ये मैसेज बड़े व्यापारियों के लिए भी था और छोटे व्यापारियों के लिए भी था। ठीक है, आपको मुनाफा कमाना है, आपको लाभ कमाना है क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं, सही है, लेकिन मानव कल्याण का भावना भी होना चाहिए। एक जो आम उपभोक्ता है उसके हितों का भी आपको ध्यान रख करके काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल देकर के समझाया, उससे एक आम व्यक्ति को भी सीख लेने की आवश्यका है। एक आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके आसपास जो भी गरीब दिखे उसकी मदद करे। वो रेज में आर के बाद आता है ए का मतलब हुआ एक्सेलरेटेड, त्वरित। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह कहा, भविष्य के व्यापार पर ही वैश्विक विकास का भविष्य है। अगर भारत के राज्यों की ही बात करें, भारत की वो राज्य जहां पर तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा समृद्धि है, तो आप उन राज्यों में देखेंगे कि वहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वहां बिजनेस का इकोसिस्टम है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो रेज का कॉन्सेप्ट दिया गया B20 के मीटिंग में, B20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ G20 के अंतर्गत एक संवाद मंच है। यहाँ अलग अलग व्यापारिक समूहों के बीच वार्तालाप होती ही है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता ही है, साथ ही साथ व्यापारिक वर्ग का सरकारों के साथ बातचीत, आइडियाज़ का एक्सचेंज वगैरह भी होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो रेज का कॉन्सेप्ट दिया, वहाँ पर आई का मतलब है समावेशीकरण यानी इंक्लूसिवनेस। इसको चलिए दो स्तर पर समझते हैं, लोगों के स्तर पर और देशों के स्तर पर। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, जबकि कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति को कम से कम इतना अवश्य ऊंचा कर देना ताकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ये है समावेशीकरण। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया जिस तरीके से विकास की ओर अग्रसर है, वैसे में अफ्रीकी देश काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं। हालांकि अफ्रीकी देशों में खनिज संसाधनों का कोई कमी नहीं है। अफ्रीकी देशों में पश्चिमी देशों की कंपनियों के द्वारा लूट खसोट अभी वर्तमान समय में मचा हुआ है, जिसको नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। हालांकि मीडिया हाउसेस के द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाता है। न्यू कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद को समझने से पहले उपनिवेशवाद को समझ लेते हैं। उपनिवेशवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपीय देशों के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है।
चूंकि यूरोपीय देशों के द्वारा 1950 के पहले की अगर बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा था। इन क्षेत्रों का वो आर्थिक शोषण कर रहे थे। यूरोप की फैक्ट्रियों में बने उत्पादों को इन क्षेत्रों में खपाया जा रहा था, यानी ये क्षेत्र यूरोपीय देशों के लिए एक बाजार बने हुए थे। चूंकि उपनिवेशवाद का दौर तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब उसका स्थान नव उपनिवेशवाद ने ले लिया है। यानी जो काम पहले यूरोपीय देशों के द्वारा किया जा रहा था, वही काम अब यूरोपीय देश की कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। यूरोपीय देशों के द्वारा अफ्रीकी देशों में कई तरीके से एंट्री किया जाता है। जैसे इन कंपनियों का यह कहना होता है कि आपके यहाँ आतंकवाद बहुत ज़्यादा हावी है, उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने देश की सरकारों से बात करेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, उसको हम निवेश के माध्यम से दूर करेंगे। आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, आपके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे। तो इन बहानों के माध्यम से पश्चिमी देशों की कंपनियां वहां पर एंट्री करती हैं और वहां के खनिज संसाधनों को लूटती हैं। आपने मीडिया में कई बार ग्लोबल साउथ का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा। उपनिवेशवाद के दौर में यूरोपीय देशों के द्वारा जो देश शोषित थे, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के देश हो, चाहे अफ्रीका के हो या एशियाई देश हो, उनको ही ग्लोबल साउथ का उपमा दिया जाता है। इसको क्लियरली समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के नीचे वाले देशों को शायद ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अफ्रीका में जो नव उपनिवेशवाद यानी न्यू कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें ग्लोबल साउथ का एक देश चाइना भी शामिल है। चाइना की कंपनियां भी अफ्रीकी देशों में निवेश के नाम पर, विकास के नाम पर लूट खसोट मचा रही हैं। प्राचीन भारत के महान सम्राट अशोक का नाम तो आप सबने सुना होगा। सम्राट अशोक का जो 5वां शिलालेख मिला है, जो उड़ीसा के गंजाम और पुरी जिला में मिला है, उस पर यह बात उल्लेखित है कि सब प्रजा मेरी संतान है। यानी सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह देखते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि 9 से 10 सितंबर के बीच जब G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जब वैश्विक नेताओं का भारत में आगमन होने वाला है, तो क्या वैश्विक नेता G20 के मंच से इस तरह का विचार साझा करेंगे? और क्या इस तरह का जो विचार है, जो प्राचीन काल में सम्राट अशोक का विचार था, क्या उसको जमीनी स्तर पर उतार पाएंगे? हालांकि ऐसा ही किए जाने की आवश्यकता है, समय की यही मांग भी है। प्रधानमंत्री जी ने जो रेज का कॉन्सेप्ट दिया, RAISE, यहाँ आई का मतलब इंक्लूसिवनेस तो है ही। प्रधानमंत्री जी ने कहा आई का मतलब इनोवेशन भी है। इनोवेशन यानी नवोन्मेष। अगर इतिहास के पन्नों में पीछे चलकर देखा जाए तो आदि मानवों ने बहुत सारा इनोवेशन किया, क्योंकि आदि मानवों को ऐसा आवश्यकता पड़ा। जैसे कि उन्होंने कृषि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, अस्थायी घर बनाना उन लोगों ने शुरू किया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको आवश्यकता महसूस हुआ। तो उन्होंने जो पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, अस्थायी घर बनाने लगे, ये आवश्यकता के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति 4.0 का समय चल रहा है। अभी उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन ऐसे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान समय की ये आवश्यकता है। क्या फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी सस्टेन कर पाएगा? जाहिर सी बात है, फ्यूचर में जो आवश्यकताएं होंगी इंसान का, वो अलग तरह का होगा। जब अलग तरह का आवश्यकता होगा तो जाहिर सी बात है अलग तरह का इनोवेशन होगा और नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। यानी इनोवेशन की अगर बात की जाए फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक, तो ये एक लगातार चेंज होने वाला प्रोसेस है, लगातार चेंज होने वाला पैटर्न है, जो इंसान की आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है।